नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जीतने के लिए दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं और दोनों ही पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति और कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के बहाने मुफ्त स्कीम के वादों पर ऐतराज जाहिर किया था, लेकिन जब घोषणा पत्र जारी करने का मौका आया तो उसमें कोई कमी नहीं दिखी। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करना, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। उधर बीजेपी ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया और लाडली बहना योजना में धनराशि बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन स्कीम्स के लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी? इन दलों को यह नहीं बताना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती-बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। और वो खत्म हो गई तो वो पुल भी गिर गया, खंबे भी गिर गए 2 दिन। तो ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले, क्वालिटी वर्क नहीं। हमने इतने रोड बनाए, इतने पुल बनाए, भाई झांक के तो देखो, कम से कम वो क्वालिटी है। तो ये मोदी जी का हाथ गुण है। और हम महिला उद्यमियों के लिए एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन्स स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं को 5 लाख तक लो इंटरेस्ट लोन की मदद की जाएगी। महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर, किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया। अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे? किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं। इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो। इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है। सेफ, ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, अब क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है, और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से हो। 2 दिन पहले ही आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब के नेतृत्व में एक बड़ी सभा बीकेसी में थी। वहां पर भी हमने महाविकास आघाड़ी का अपना मैनिफेस्टो बताया था कि 5 योजना कैसे हम जनता के बीच में ला रहे हैं। आज इसको विस्तार से महाराष्ट्रनामा नाम दिया गया है, जिसमें दिल्ली से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब,
अपना सुप्रिया सुले जी, संजय राउत साहब और भी अलग अलग दलों के नेता हमारी महाविकास आघाड़ी के आए थे। एक विस्तार से चर्चा हुई कि हम आने वाले 100 दिन में क्या क्या काम करेंगे। जैसे हमारी प्राथमिकता इस समय रोजगार है, हमारी प्राथमिकता माताओं बहनों की सुरक्षा है, हमारी प्राथमिकता किसानों की आय दुगनी कैसे हो, MSP कैसे दिया जाए, हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखें। बहुत विस्तार से ये जो महाराष्ट्र नामा का मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें सब कुछ सविस्तर बताया गया है। और हमें खुशी है कि मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता तक आज ये संदेश जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर बनती है तो आम जनमानस के जीवन में कैसे सुधार होगा, कैसे बदलाव होगा, कैसे हमारी माताओं बहनों के रसोई गैस कम हो जाएंगे, कैसे हमारे जो युवकों के रोजगार जो पर राज्य चले गए हैं वो वापस कैसे आ जाएंगे, कैसे माताओं बहनों को 3,000 रुपए उनके अकाउंट में खटाखट मिल जाएंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, विस्तार से इस पूरे मैनिफेस्टो में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने समझाया। और संविधान को लेकर जिस प्रकार मोदी जी इस समय कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के हाथ में कोरी किताब थी, उस पर भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया कि यही किताब तो आपने भी रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो आपने उन्हें दी थी, और इस किताब में कहीं कोरापन नहीं है। ये बहुत पवित्र किताब है। जैसे हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ होते हैं वैसे ही हमारे लिए हमारा संविधान है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो आज इस मुंबई के ट्राइडेंट में बताया गया है, और हमें लगता है कि जनता इसको देखेगी, पढ़ेगी तो जरूर हम पर एक विश्वास करेगी, एक मौका देगी। राज्य की सब जनता को न्याय देने की भूमिका महाराष्ट्रनामा में रखी गई है, और उसी आधार पर एक सक्षम महाराष्ट्र और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र और पूरी कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाने का वादा हमने जनता को किया है। किसान हो, युवा हो, महंगाई हो, गरीबी हो, ये सब बातों पे ध्यान दिया गया है। पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं, किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले। कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे दे देते हो तब। और मैं महाराष्ट्र की पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का। तो ये थे दोनों ही दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं। खास बात यह थी, दोनों गठबंधनों में अगर बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति की बात करें तो महायुति का अलग से घोषणा पत्र जारी हुआ है और अमित शाह जी ने बीजेपी का घोषणा पत्र अलग से जारी किया है। यह भी एक बड़ा सवाल है, आखिरकार बीजेपी को ऐसा क्यों करना पड़ा। उधर कांग्रेस की बात करें तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी 10 दिन हुए हैं जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था फ्री बी स्कीम से जो है देश का नुकसान होता है, इनका ऐलान मत करिए। लेकिन जब घोषणा पत्र जारी करने का मौका आया
तो आप देख सकते हैं झड़ाधड़ उसमें इतनी घोषणाएं की गई, खटाखट ये पे देंगे वो देंगे। तो ये नेता जो है बातें कुछ और करते हैं और जब करने का मौका आता है तो वही सब करते हैं जो करने के लिए जिससे वोट मिल सके। तो सारी राजनीति वोट की है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, चलते उनके पास और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। कांग्रेस के नेता है गुफरान अंसारी, बहुत बहुत स्वागत है गुफरान जी। और अजीत पवार एनसीपी गुट के नेता एन बबन राव मदने साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मदने जी। और राजनीतिक विश्लेषक है रामपाल जाट जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष पाल जी आपके पास से आना चाहूंगा। आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। तपोष पाल जी, तीनों जो आपके गठबंधन पार्टियां हैं, तीनों ने घोषणा पत्र महायुति की ओर से जारी किया, लेकिन बीजेपी ने अलग से आज घोषणा पत्र जारी किया, अमित शाह जी ने जारी किया। तो ये अलग से क्यों करना पड़ा? कुछ कमी रह गई थी क्या उस घोषणा पत्र में? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा के तरफ से हमने जो भी हमारा स्टैंड है उसको हमने क्लियर किया है जनता के सामने, और इसमें काफी हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समराइज करके लोगों के सामने रखा है, जिससे में कि सबसे बड़ी भूमिका है, एज वी ऑल नो, महाराष्ट्र इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, सो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उसको वहां तक ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसको हमने लिखा है अपने उसमें। और अभी जो करंट महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 24-25 में लगभग 43 लाख करोड़ के आसपास है। उसको हम डबल करके 83 प्लस लाख करोड़ तक ले जाने की हमारी योजना है। तो इस तरीके के काफी चीजें हैं जो कि हमने अलग से मेंशन की है, और उस पर हम प्रतिबद्ध रहेंगे। बाकी महायुति वो एक साथ ही चुनाव लड़ रही है और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक और है, जो हमारे एक्टिविटीज हैं उसको हम कर रहे हैं। ठीक है। आते दोबारा गुफरान अंसारी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। गुफरान जी, जिस तरह से अभी 10 दिन बीते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कर्नाटक का हवाला दिया था। कर्नाटक में जो 5 बड़े वादे किए गए थे वहां के आपकी कांग्रेस सरकार ने पूरे किए, और उसमें धन की कमी आ गई। शक्ति योजना खास तौर से जिसकी जिक्र करते हुए खड़गे साहब ने कहा था पहले आप आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है कोई वादा करिए, यानी कि फ्री बी से बचिए, एक तरह से सलाह दी थी। और बीजेपी ने उसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े किए थे। और आज जब घोषणा पत्र जारी करने का मौका आया तो आप लोगों ने झारम झार वादे किए हैं, बहुत सारे वादे किए। मैं कुछ अगर आपको वैसे तो याद होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2.5 लाख खाली पद, महिलाओं को फ्री बस सेवा, किसानों कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, और बाकी जाति जनगणना जो आपका मुद्दा है वो सब भी रखा आपने। तो ये सब जो है, क्या इसका आकलन कर लिया गया है? इसमें जो आपकी सरकार बनेगी तो धन वन की व्यवस्था कर्नाटक और हिमाचल जैसा हाल तो नहीं होगा ना? क्या हुआ जी, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, लगता है संपर्क कट गया है। एन बबन राव मदने साहब हमारे साथ हैं। मदने साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मदने साहब, जो है आप लोग जो है महायुति में शामिल हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी घोषणा पत्र अलग से आया आपका, तो क्या अंतर है जो महायुति का घोषणा पत्र है और बीजेपी घोषणा पत्र में क्या क्या अंतर लग रहा है आपको? देखिए, उसमें जो भी मुद्दे बीजेपी ने रखे हैं, जो भी मुद्दे शिवसेना ने रखे, जो भी मुद्दे राष्ट्रवादी अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रखे, लेकिन तीनों का मेन मुख्य उद्देश्य जो है कि राज्य की प्रगति, राज्य का विकास। आज आप देख रहे हो लाडली बहन योजना, उसमें अभी 1500 रुपया दे रहे, अभी ये सरकार आने के बाद 2100 रुपया करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने कहा है, राज्य के हमारे नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब ने कहा है, यानी कुछ वहाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन हमारा जो तीनों का जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। खाली राज्य का विकास होना चाहिए, यही एक उद्देश्य रख के आगे महायुति की जो सरकार ने 2.5 साल काम किया है, तो 2.5 साल काम डेवलपमेंट देखो। आज विरोधी पक्ष के पास ये सब चीजें
और इनका काम देख के बोलने जैसी कोई बात ही रही नहीं है। आज महाराष्ट्र की जनता हो, हमारी महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, आज किसानों की बिजली माफ किए, कर्जा माफ किया है, और इतना सारा आज युवाओं को प्रशिक्षण में उनको वेतन मिलेगा। यानी कि वो जो आज इन तीनों ने, ये जो त्रिमूर्ति हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, ये जो त्रिमूर्ति है, ये त्रिमूर्ति ने जिस तरह से विकास का ध्येय रख के जो जिस तरह से काम कर रही है, ये हमारे महाराष्ट्र की जनता अपनी ये सब देख रही है। और आपको मैं विश्वास ये करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता विकास चाहती है, डेवलप चाहती है, और इसीलिए महायुति के साथ रहेगी। आप देख लेना है इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा वो महायुति के फेवर में आएगा। ठीक है गुफरान जी, आवाज आ रही है? लगता गुफरान जुड़ नहीं पाया। राम आ रही है। अच्छा, आपने सवाल मेरा फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। जिस तरह से खड़गे साहब ने अभी 10 दिन बीते हैं, आपके ये कहा था कि जो फ्री बीज स्कीम है उस पर लगाम लगानी चाहिए, सोच समझकर उनका ऐलान करना चाहिए। कर्नाटक का उदाहरण दिया उन्होंने, वहां 5 गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी उसमें से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बजट का संकट आ गया शक्ति योजना के लिए खास तौर पर, उसका जिक्र किया था उन्होंने खुलेआम मंच पर महाराष्ट्र के चुनाव में। और साथ ही हिमाचल का हम सब जानते हैं वहां पर किस तरह वेतन के लाले पड़ गए थे, बहुत दिक्कतें आ गई थी। आप लोगों ने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया था कि हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं जो केंद्र ने फंसा रखा है, यानी बड़ा संकट आ गया था जो है वो सब स्कीम को पूरा करने में। अभी महाराष्ट्र फिर आप लोगों ने दनादन दावे कर दिए हैं, जो है महिलाओं को फ्री बस और किसानों को कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, जाति जनगणना के लिए पैसा लगेगा। तो ये सब चीज आकलन कर लिया आप लोगों ने, या फिर वही उसके बाद सरकार आपकी आ जाएगी मान लीजिए तो फिर वही दिक्कतें आएंगी सब? नहीं नवीन जी, देखिए ये कोई सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये महाविकास अघाड़ी की बात है। कांग्रेस अपने जो भी गारंटीज है उसके लिए वचनबद्ध है। पूरे कार्यकाल में पूरी गारंटीज धरातल पर वैसे की वैसी उतारेगी जैसे जनता से वादा किया है। और यही एक निश्चय और जनता से प्रॉमिस महाविकास अघाड़ी का भी है, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह कांग्रेस महागठबंधन है। और ये विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को पर जताया है। और इसी के अनुरूप हम फिर से महाराष्ट्र की जनता को गारंटीज दे रहे हैं। और 100 दिनों की जो गारंटीज है वो 100 दिनों में पूरे होंगे। 5 सालों की जो गारंटीज है वो 5 सालों के भीतर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पूरा करने जा रहा है। इस पर आश्वस्त रहिए, आप भी इस पर आश्वस्त रहिए, और रहेगी। महाराष्ट्र की जनता को भी विश्वास है। ये झूठे वादे नहीं है नरेंद्र मोदी जी के कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार और डिजिटल इंडिया और पता नहीं किस तरह के वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, और अब उन वादों पर बात ही नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष और महंगाई को कम कर देंगे, और पता नहीं बड़े बड़े वादे जनता से किए और उन सारे वादों से मुकर गए। ऐसे कोई वादे कांग्रेस नहीं कर रही है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी बजट में आती है, और वो भी केंद्र सरकार के जो रवैये हैं वहां पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गैर भाजपाई सरकार है, उन राज्यों से मोदी जी और उनकी सरकार का जो रवैया है, फंड टाइम से एलोकेट नहीं करते हैं, पैसा नहीं पहुंचाते हैं, तो इन वजहों से कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तेलंगाना में हमने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए हैं। तेलंगाना में हाल ही में रेवंत रेड्डी जी ने एक बड़े टीवी चैनल इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से पूरी 6 गारंटियों पर काम चल रहा है। 4 से ज्यादा गारंटियां हमने पूरी कर दी है। हमने फार्मर्स के लगभग 17,800 करोड़ रुपए माफ किए हैं, 22 लाख फार्मर से माफ किए हैं, और जो उनका कर्ज था वो माफ किया है। 500 गैस सिलेंडर 49 लाख फैमिलीज में हम दे रहे हैं। तो बस सर्विसेज तेलंगाना में फ्री है। ऐसे बहुत से वादे हमने तेलंगाना में पूरे किए हैं, और कर्नाटका में भी पूरे किए हैं। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, बजट के हिसाब से
5 सालों के भीतर पूरी गारंटी हम पूरी करेंगे। यही महाराष्ट्र की जनता से हमारा वादा है और करके दिखाएंगे। ठीक है, रामपाल जाट साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामपाल जी, जब ये कांग्रेस अपने वादों का ऐलान कर रही थी, घोषणा पत्र, तो अमित शाह जी भी थे। अमित शाह जी ने कहा था ये लोग पूरे नहीं कर पाएंगे, ये लोग कभी भी वादे करते हैं पूरे नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कर्नाटक एग्जाम्पल दिया, हिमाचल का एग्जाम्पल दिया। तो बार बार बीजेपी ना क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रही ये तो वादे कर देते हैं ढेर सारे, पूरे नहीं कर पाते, और हम लोग पूरे कर देते हैं क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है और राज्य में डबल डेकर सरकार आएगी तो हम तो आसानी से पूरा कर देंगे। अभी यहां पर यही एक मुद्दा है, तो जनता को तय करना है, क्योंकि वादे दोनों ही के बहुत सारे अच्छे वादे हैं। जनता के हिसाब से माने तो बहुत सारी फ्री स्कीम्स मिलने वाली हैं। बीजेपी कर रही 25 लाख नई नौकरियां, 50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, 10 लाख नए उद्यमी बनाएंगे। लाडली बहना योजना तो मध्य प्रदेश में जो सुपरहिट साबित हुई थी उसकी जो है इन्होंने बढ़ा दी है, 1500 से 2100 कर दी है। यानी वादों की भरमार है। कृषक सम्मान 12,000 से 15,000 कर दिया है। मतलब बीजेपी के वादे बहुत शानदार हैं, कांग्रेस के वादे भी कुछ खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल क्रेडिबिलिटी का है, कौन पूरा कर पाएगा। यहां पर बीजेपी बार बार जो है जो महाविकास आघाड़ी है इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर देती है। हालांकि गुफरान जी कह रहे हैं कि पुराने इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो आपको लगता है किसके वादों पर जनता भरोसा करेगी और आज की सिचुएशन देख के? नवीन जी मंडा साहब, आपका जो प्रश्न है जी कि वो सटीक है जी। प्रश्न यही है कि किस पर जनता भरोसा करे जी। अभी तो जिसको भी परखा है, राज में आने के पहले जो भाषा उनकी होती है, राज प्राप्ति के बाद में वो भाषा बदल जाती है। लगभग सभी राजनीतिक दलों का यही स्थिति है। इसलिए यदि एक पार्टी की बात करें, मुझे ध्यान है 2018 में जो विधानसभा चुनाव थे उनमें एक दल ने वादा किया 9 तक गिनती बोलो और कर्ज माफ, 10 तक गिनती बोलो और कर्ज माफ। वो पूरा 5 साल हो गया और 5 साल पूरा होने के बाद में लोगों ने सरकारें बदल दी, लेकिन वो जो वायदे हैं जिसने किए थे वो पार्टी तो पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कार्यकाल जरूर पूरा कर दिया लेकिन वायदे पूरे नहीं हुए। यही स्थिति जब केंद्र में 2009 का लोकसभा का घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें कंसेप्ट दिया गया ऋण मुक्त किसान। हमारी सरकार आएगी तो हम ऋण मुक्त किसान बनाएंगे, किसानों के सभी प्रकार के ऋण माफ करेंगे। और 2009 के बाद 2014 से अब तक उसी दल की सरकार है और आज भी किसान की जो जमाबंदी है, खातेबंदी है, वो रंगी पड़ी है लाल स्याही से, क्योंकि वो सब प्लेस्ड है। प्लेस्ड होने के कारण से आज हर किसान हर गांव का ऋणी है, उसका ऋण चुकता नहीं हो पा रहा है और देश के माथे पर किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है, वो नहीं धुल पा रहा है अभी तक भी। तो 10 वर्ष रहने के बाद भी तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया और वो जो वायदा था आज तक भी पूरा नहीं हुआ। जो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात थी, यदि उसकी बात करें तो 10 साल में तो 20 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक तो वो नहीं मिली। आज बेरोजगारी का संकट खड़ा है, इसलिए पार्टी ये हो वो हो, जब तक ये राज में नहीं आते तब तक तो ये आसमान के तारे भी तोड़ देते हैं और कहते हैं हम ले आएंगे तोड़ के, चिंता मत करो, विश्वास करो। इसलिए आज एक दल के प्रति नहीं, किसी भी दल के प्रति जनता का विश्वास नहीं रहा है। अब तो जनता को कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इनमें से किसी को चुनना है, इसलिए लोग वोट देते हैं। यदि उनको इनके अलावा कोई विकल्प मिल जाए तो उनको वोट नहीं दे। इसलिए आज की जो स्थिति है, हम तो ये कहना चाहेंगे हर दल को चाहिए वो स्वयं के बारे में चिंतन करे और ये जो रेवड़ियां बांटने का काम बताते हैं, यदि हमने एक पार्टी दे दी तो दूसरी बताएगी रेवड़ी बांट रहे, उसने दे दी तो वो बताएगी रेवड़ी बांट रहे। हम तो कहना चाहेंगे गरीब को छप्पर देंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, अमृतकाल पूरा हो गया है, उसके उपरांत भी गरीब अभी तक छप्पर बनाने में सक्षम नहीं बनाया। तो हम तो कहते हैं भाई गरीब को छप्पर देने की क्या जरूरत है, गरीब को सक्षम बनाओ कि वो खुद ही छप्पर बना ले। आज भी ये स्थिति चल रही है, हम ऋण माफ कर देंगे, हम ये लाडली बहना योजना में इतने पैसे दे देंगे। क्यों दे रहे हो? लोगों को स्वाभिमानी बनाओ ना। ये जो आप लोगों को भिकमंगा बना रहे हो, ये मांगने वाला बना रहे हो,
ये अपेक्षा बढ़ा रहे हैं उनकी पैसे लेने की, ये दिशा ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल की दिशा ठीक नहीं है कि वे जनता के स्वाभिमान के साथ जीने के लिए कोई वादा करेंगे और वे कहेंगे कि हम गरीब को छप्पर नहीं, गरीब को छप्पर बनाने योग्य बनाएंगे, उसको सक्षम बनाएंगे। तो सक्षम बनाने की बात नहीं करते। अभी किसानों की बात हो रही थी, यहां अभी एमएसपी पे खरीद चल रही है। जो मूंग सरकार ने 8,682 रुपए प्रति क्विंटल का घोषित किया है एमएसपी, वो मूंग बिक रहा है 7,000 में। एक ही क्विंटल में 1,682 रुपए का घाटा सरकार खरीद नहीं रही है, किसान चिल्ला रहे हैं। इतना ही नहीं, तो सरकार इनकी भी है उनकी भी है। एमएसपी की कानून की बात हुई, एमएसपी का कानून आज भी जहां था वहीं है। कोई दल ऐसा नहीं जिसने वायदा नहीं किया हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबने वायदे किए हुए हैं, लेकिन पूरा कर रही है क्या? कोई पूरा नहीं करती। और जैसे ये राज में आते हैं, ये यू टर्न लेते हैं, पलटी मारते हैं और फिर बातों को बदलने लगते हैं। तो रामपाल जी, जनता क्या करे? जनता के हाथ में कुछ बात है, वादे पूरे करवाने का तरीका है? नवीन पांडे साहब, तरीका है, यही सरकार है, ये कानून बना दे। यदि कोई भी वायदा पूरा नहीं होगा तो उसके खिलाफ सजा की कार्रवाई होगी, केस चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। वो कोई बनाने को तैयार नहीं है। बनाने कानून कि यदि किसी ने घोषणा पत्र में जो वायदा किया है उसको पूरा नहीं किया तो जनता को अधिकार होगा कि वो न्यायालय में उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्रॉ कर सकती है और कोर्ट उनको सजा दे सकता है। यदि ये करेंगे तो अंकुश लगेगा। आज तक किसी में अंकुश ही नहीं है। इसलिए जैसे जो वायदे करो कि जनता भी समझ गई कि ये तो चुनावी वायदे हैं, इसलिए चुनावी वायदे तो आसमान के तारे तोड़ कर ला रहे हैं, इनसे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं हम पे भरोसा करो, हम पे भरोसा करो। तो ये तो हमेशा कहते हो आप भरोसा करो, तो भरोसा तो कर लेंगे। आप कुछ ऐसा काम तो करो जो भरोसे लायक हो। इसलिए भरोसे लायक एमएसपी कारण आज भी कांग्रेस की 3 जगह सरकार है, 3 जगह में कहीं बनाते हैं। उनके जो सहयोगी दलों की सरकार है वो भी कई स्टेट में सरकार है, बनाने का एमएसपी कानून कहीं नहीं बनाएंगे। वो इतना ही कहेंगे दूसरे की कमीज में धब्बे बहुत है और हमारी कमीज धब्बे रहित है। इसी में सारा इनका जोर लग रहा है। बिल्कुल। इसलिए जो निंदा आधारित राजनीति है इसको सभी दलों को छोड़ना पड़ेगा और सकारात्मक राजनीति करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे कड़ी बात हो, पूरा तो करो। तो जो आपने 2014 में वायदे किए, 2000 आपने 19 में वायदे किए और बाकी पार्टियों ने जगह जगह अपने वायदे किए स्टेट्स में, वो पूरे हुए क्या? पूरे नहीं हुए। और ये गिना देंगे उनको, हमने 90% वायदे पूरे कर दिए। अरे भाई, तुम कैसी संख्या गिनाते हो? एक ही वायदा यदि सार्वजनिक है तो वो पूरा करो ना, उसको पूरा नहीं करेंगे। इसलिए इधर उधर ताक झांक करके अपने आप का चेहरा बचाने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे कोई धब्बा नहीं आ जाए, लकीर नहीं आ जाए, उसकी कोशिश करेंगे। वायदा पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर कहेंगे हम क्या करें, तो केंद्र सरकार ने अटका दिया। अरे भाई, तुमको पहले जानकारी थी कि केंद्र में पहले से ही आपकी सरकार नहीं है, तो आप विचार पूर्वक वायदा करते। आप कहते हो कि ये जो ऋण माफी है, ये तो जो बैंकों की राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनका कर्जा हम कैसे माफ करते? बिल्कुल, बार बार रामपाल जी यही बात करती है और जनता जो है तमाम कंफ्यूज रहती है कि आखिरकार कौन वादा पूरा कर पाएगा। ये एक बड़ा जो है नैरेटिव होगा। इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फुक अपना ना देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिआं ते उत्ते नचदी बहारे। बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दी से मंजर हनेरदा।
सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे। अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। गुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, वादों की बौछार हुई है। दोनों बड़े गठबंधन, एक तरफ है महायुति जिसमें बीजेपी अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है, दूसरी ओर है महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। दोनों ही बड़े गठबंधनों ने अपने घोषणा पत्रों का ऐलान किया और वादों की झड़ी लगा दी है। अब जनता को तय करना है कौन अपने वादे पूरे कर पाएगा, किसकी सरकार उनको अच्छी तरह से जो है सारे वादे कर रही है पूरे कर पाएगी। और कुछ बड़े सवाल हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तपोष पाल जी है नेता बीजेपी के हमारे साथ, गुफरान अंसारी साहब है नेता बीजेपी के, एन बबन राव मदने हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और रामपाल जाट साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक। तपोष पाल जी, एक बार फिर आपको हंसाना चाहूंगा। आज अमित शाह जी ने जब घोषणा पत्र आपका जारी किया, संकल्प पत्र जिसका नाम दिया, उसमें एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा सीएम का चेहरा जो है तीनों पार्टियां मिलकर बाद में तय करेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन है। शुरू से आप लोग मान के चल रहे थे कि जनता ही मांग चल रहे थे, एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, उसने अपना जो 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और काफी लोकप्रियता भी उनकी आई, कई सर्वेज करवाए, आप लोगों ने भी करवाए, उसमें काफी लोकप्रिय चेहरा आया, उनकी कई योजनाओं को जनता ने पसंद भी किया। लेकिन एंड टाइम पे आप कह रहे हैं कि वो सीएम रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अभी नया सीएम हम तय करेंगे, जाहिर तौर पर बीजेपी अपना सीएम लेके आएगी, तो मान लेंगे एकनाथ शिंदे जी अब सीएम नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और वो जो संसदीय दल के लोग रहेंगे वो फिक्स करेंगे उसको, और ये पहले से इसकी घोषणा करना वो भी ठीक नहीं है। और हमारे में कोई सामंजस्य की कोई कमी नहीं आई, ये कंफर्म है। और जो भी एमएलए ग्रुप के लोग होंगे वो मिलके उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी इन्होंने तो अपना मैनिफेस्टो घोषणा कर दिया है, लेकिन ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड उन्होंने अपने जो डिमांड्स रखे थे, अब अपोज सेंटर वक्त वे बिल उसको अपोज करना है, इनको बैन आरएसएस करना है, 10% रिजर्वेशन मुस्लिमों का करना है, डोनेट 1000 करोड़ टू महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड वो करना है इनको, और ग्रैंड रिपीटेटिव टू 1992 ब्लास्ट एक्यूज, जो उनको जो ब्लास्ट के एक्यूज है उसको वापस से देख के उसको छुड़वाना है। तो देखिए, उद्धव ठाकरे रह चुके हैं, 2.5 ईयर्स उनका कार्यकाल रहा है, उसमें उनकी क्या भूमिका रही। वो कोविड-19 के जिस समय था उसके प्रबंधन वो ठीक से नहीं कर पाए थे। वो जिस समय सीएम थे गठबंधन में मतभेद था, एनसीपी और कांग्रेस में लगातार मतभेद रहे हैं, शिवसेना में असंतोष बढ़ा, शिवसेना पार्टी टूटी और अंततः पूरी की पूरी सरकार बदलनी पड़ी, एनसीपी भी टूटी। तो ये किस तरीके का इन्होंने 2.5 ईयर्स का जो इन्होंने इनका कार्यकाल देखा जाए तो वो रहा, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और जो उलेमाए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड इन्होंने जो रिक्वेस्ट किया, इसको भी एक तरीके से एक्सेप्टेंस दिया है कांग्रेस ने, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को ही आधार मान ले और ठीक मान ले, तो क्या वो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है? वक्फ बोर्ड क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? भाई पूरा का पूरा आज की डेट में
देखा जाए तो पूरा का पूरा संविधान ही इन्होंने बदल दिया है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था, उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था, आज वक्फ बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं था, आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। अल्पसंख्यक बोर्ड नहीं था, आज अल्पसंख्यक बोर्ड है। मदरसों को सरकारी पैसा नहीं था, मदरसों को सरकारी पैसा दिया। ये सब बातें संविधान में थोड़ी है, ये तो सब अलग नियम है जो इनको आप क्यों संविधान जोड़ रहे हैं? मौलवी को सरकारी तनख्वाह नहीं देना है, ये मौलवी को सरकारी तनख्वाह देते। तो नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, ये तो ओरिजिनल संविधान बचा ही नहीं है। इन्होंने इतने मॉडिफिकेशन किए, उसकी मतलब उस जो ओरिजिनल एक जो स्वरूप था उसी को पूरा का पूरा इन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, अभी आप जब रिपोर्ट दिखा रहे थे उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे थे, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया। देखा जाए तो इंदिरा गांधी एक महिला प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी पुरुष प्रधानमंत्री थे। ये दोनों को ही नहीं बचा पाए, न महिलाओं को बचा पाए, न पुरुष को बचा पाए। आपके सिटिंग प्रधानमंत्री को कोई आके आप ही के कंट्री में उड़ा के दिया जाए, मार दिया जाए, आप क्या कहोगे? आप किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर संभालोगे? आप पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हो कि हम जो है पूरे देश में सुरक्षा करेंगे। अरे आप अपने प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाए भाई, ये विफलता है आपकी सबसे बड़ी। और एक नहीं, दो प्रधानमंत्री मार दिए थे। आपके इंटेलिजेंस जो पूरे महकमा था वो कर क्या रहा था? सबसे दुखद है, सबसे मतलब ये किस तरीके से इसको एक शाबाशी की तरह आज प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुर्बानी दिया। अरे कुर्बानी क्या दिया? कुर्बानी दिया हम जब उसमें आए, सरकार में आए, सबसे पहले हमने NIA बनाया, सबसे पहले हमने CDS बनाया, हमने कश्मीर पे आतंकवादियों पे चोट किया, हमने नॉर्थ ईस्ट में जो जितने टेररिस्ट ग्रुप था उसको न्यूट्रलाइज किया, हमने नक्सलाइट को खत्म किया। इन्होंने क्या किया? इनके प्रधानमंत्री को तो एक नहीं दो प्रधानमंत्री को उड़ा दिया इनके। ये चुपचाप बैठे रहे, मुंह देख रहे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर वाहवाही लूट रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या सकता है भाई? चुल्लू भर पानी में डूब मर गया। हमने आज अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि 25,000 महिला सुरक्षा कर्मियों को हम रिक्रूट करेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र की मैं बात बता रहा हूँ। तो सुरक्षा हमारे लिए किस तरीके से प्राथमिकता है? आप कहां से सुरक्षा दे पाएंगे? आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, आपके पास उतना अनुभव नहीं है कि किस तरीके से आप चीजों को फाइन ट्यून कर सके और देश को चला सके। अनुभव की भारी कमी है आपके पास, अनुभवी नेताओं की कमी है। आपने कभी 60 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई, अनुभव कमी कैसे है? बनाए नहीं। हाँ तपोष पाल जी, कांग्रेस ने इतने साल, आप भी कहते हैं 60 साल सरकार चलाई, उससे ज्यादा चलाई, तो अनुभव की कमी कहां से कांग्रेस में है? वही मैं बता रहा हूं कि ये केवल परिवारवाद में लगे रहे, एक्चुअल नेता इन्होंने कभी प्रमोट ही नहीं किए। तो जब आप एक्चुअल नेता नहीं प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए असम की इस समय सरकार कितनी बढ़िया चल रही है। अभी गोगोई का लड़का मुख्यमंत्री बनता अगर कांग्रेस वहां से जीतती, वहां पे जो डिजर्विंग नेता है वो आया सामने, वो आज असम को संभाल रहा है। आज ना तो बोडो है वहां पे, ना कोई घुसपैठिया कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। वहां पे जो आए दिन धमकियां देते थे, कुछ आउटफिट्स है, मुस्लिम आउटफिट और लोकल जो आउटफिट्स होते थे, आज देखिए सारे बंद है। कैसे बंद हुए? डिजर्विंग नेता सामने आए। ये होते तो ये परिवारवाद के चक्कर में फंसे रहते। ठीक है, परिवार के ही एक लिए। ठीक है, आपने सवाल का जवाब दे दिया। सीएम का चेहरा बीजेपी से होगा या एकनाथ शिंदे जी होंगे? नहीं, मैंने तुरंत ही जवाब दिया था। अच्छा, आपने कहा कि मिल बैठेंगे। मैंने ओवरलुक नहीं किया आपका, मैं बता तो रहा हूँ। जो भी विधायक दल के नेता लोग वहां पे बैठेंगे और नेता चूज करेंगे, ठीक है, तो वो होंगे। ठीक है, गुफरान अंसारी जी, ये जो बोला है बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने, ये तो आप जवाब देंगे ही। मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप भी बार बार जो है 2.5 साल की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां गिनाते हैं, जो उद्धव ठाकरे जी की थी, गठबंधन सरकार आप लोगों की, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को सीएम मानने को तैयार नहीं है आप लोग। दोनों ही गठबंधन जिनको सीएम बना रहे हैं, कह रहे हैं हम बाद में तय करेंगे जी। आज आपके नेता ने कहा कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो तय करेगा सीएम कौन बनेगा। तो यानी कि सीएम को लेकर फिर लड़ाई होने वाली है। देखिए नवीन जी, आपके सवाल का मैं जवाब देने के बाद जो भाजपा के प्रवक्ता ने जितनी बातें कही है उन पर थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा जी। तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि कांग्रेस में चिट्ठी वाली प्रथा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में चिट्ठी से सीएम बनाए जा रहे हैं और धोखेधड़ी से सीएम बनाए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त के,
और फिर एक चिट्ठी भेज दी जाती है कि आज से ये मुख्यमंत्री हो गए। ऐसा कई राज्यों में आपने उदाहरण देखा। कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस में पूरी विधायक दल की कमेटी बैठती है और वो फैसला लेते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी उस राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी एमएलओ की राय लेने के बाद ये तय किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये सिर्फ कांग्रेस का होगा या शिवसेना का होगा या एनसीपी का होगा, ये बात नहीं है। बात है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की जनता जिसे चाहेगी वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस की प्रथा है, कांग्रेस की प्रथा सभी का समर्थन लेकर, चिट्ठी से नहीं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने, तपोज पाल जी ने बड़े उल जलूल और अभद्र आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे कि प्रधानमंत्रियों की रक्षा नहीं कर पाई कांग्रेस। अब आप देखिए कि देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की हत्या पर जिनके खून के छींटों पर आपकी पार्टी पर उनका आरोप है, नाथूराम गोडसे से लेकर सावरकर से लेकर आरएसएस से लेकर हिंदू महासभा से लेकर इन पर आरोप है। आज तक उस आरोप से आप बच नहीं पाए हैं। ये पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं को मारने का षड्यंत्र करती है, ये पार्टी जो हमेशा प्रधानमंत्रियों के बलिदान को इस तरह से दिखाती है, वो तो गांधी के बलिदान को भी कुछ नहीं कहते। वो गांधी के हत्या वाले काले दिन को वो शौर्य दिवस और बड़ा दिन पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये किस तरह से बात कर रहे हैं कि इनकी सरकारों ने सुरक्षा दी है। इनकी सरकार में हाल ही में महाराष्ट्र में एक हत्या होती है। बताते हैं कि जेल में बैठा एक क्रिमिनल जो हत्या करवा देता है और इन्हीं की पार्टी के एक विधायक के पिता की हत्या हो जाती है और ये कुछ नहीं कर पाते। अभी तक कोई एक्शन नहीं होता है और हत्या करने वाला जो इसके पीछे रहता है वो अभी तक सरकार मोदी जी की उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है और भाजपा के नेता उसके गुणगान करते हैं। तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की इतने सालों तक? आपकी सरकार भी तो रही। हमारी सरकार से किससे कार्रवाई कराना चाह रहे हैं बताइए? आप कह रहे कार्रवाई नहीं की गई। सरकार में कार्रवाई महाराष्ट्र के हत्या जो बाबा सिद्दीकी जी की हुई है उस पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। उस पर तो जांच चल रही है, उस पर तो जांच चल रही है ना। सरकार कार्रवाई करेगी। उस पर क्या कार्रवाई होगी? जांच तो चल रही है। उस पर जो जिस पे आरोप है वो जेल में पहले से ही। आपको भी पता है, आप मीडिया में है कि जांच के दोषी कौन है और जो षड्यंत्र करता है उस पर क्या कार्रवाई की गई है। आपने और हमने सुना है कि गुजरात की जेल में बैठकर एक बंदा ये तय कर रहा है कि वो किसको जीने देगा और किसको मारेगा। और ये मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी की सरकार में, गुजरात में भी इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है। ये तो बुलडोजर से न्याय करने वाले लोग हैं। आप ये कहना चाहते हैं गुफरान जी, आप गुफरान जी ये कहना चाहते हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं, जेल में बंद में जो लॉरेंस डिसूजा की बात आप कर रहे हैं, उसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? बीजेपी का हाथ गांधी की हत्या, बीजेपी का हाथ नहीं है, लेकिन इस मानसिकता का हाथ है गांधी की हत्या के पीछे भी। और देश के प्रधानमंत्रियों की हत्या जो हुई है उसका मखौल उड़ाने वाले ये लोग हैं। तो देश के प्रधानमंत्री, आप इंदिरा गांधी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बिल्कुल त्याग किया है, राजीव गांधी जी ने त्याग किया है और वो बलिदान ही हुए हैं देश के लिए, क्योंकि रात दिन जन सेवा, गरीबों की सेवा करने वाले नेता हैं। और मोदी जी की तरह बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्शन में नहीं चलने वाले नेता है, जनता के बीच में रहने वाले नेता है, लाडले नेता है। और इन नेताओं के साथ जब छल हुआ तो उसका मखौल उड़ाने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम तो किसी की हत्या पर मजाक नहीं उड़ाते। आप देश के प्रधानमंत्रियों की हत्याओं पर मजाक उड़ाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरह का चरित्र लेकर आप लोग पैदा हुए। ठीक है बबन राव मदने साहब, जिस तरह से बार बार ये सिंपैथी वाली राजनीति चलती है, अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या में बता रहे हैं कि वो बीजेपी का मानसिकता की वजह से हत्या हुई है, तो आप लोग भी सरकार में हैं,
थोड़ा इस पे स्पष्ट कर दीजिए जो है कि सिद्दीकी जो कि चूंकि आपकी पार्टी के थे और ये आरोप भी लगता है आप लोग बचा नहीं पाए अपने नेता को, तो क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि अभी जो चर्चा चल रही है वो कई अलग तरीके से ही चल रही है। आज राज्य का महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन है और देश की जनता ने, देश का इलेक्शन हो गया, देश की जनता ने देश की बागडोर ऐसे मजबूत हाथों में दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को विश्वास देश की जनता ने दिखाया और उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। अभी महाराष्ट्र में ये विधानसभा का इलेक्शन है, यानी कि राज्य का इलेक्शन है और राज्य की जनता, महाराष्ट्र राज्य की जनता, उनको एक ही चाहिए कि यहाँ डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए और यहाँ अगर डेवलप और विकास हो सकता है तो ये महायुति का जो गठबंधन है, जिनके ऊपर मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मान्य हमारे अजित दादा पवार साहब ये है, तो इनके ऊपर विश्वास है राज्य की जनता को। आज ये कांग्रेस वाले, ये उबाटा के, ये लोग जिस तरह से बोल रहे लाडली बहन योजना के बारे में, वो भी बोल रहे कि हम देंगे करके, तो तुम पहले कोर्ट में गए और योजना बंद करने के लिए। अब ये दोहरी जो बात है ना, अभी उनका मैनिफेस्टो में देखो ना, कितना सारा घोषणा पत्र में कितना सारा क्या क्या देने वाले, वो अगर देखेंगे तो हमारे आदरणीय अजित दादा पवार साहब ने उनके बारे में बहुत अच्छा उनके घोषणा पत्र के बारे में जो कहा है, इनको पूछते कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे। अभी वो तो अर्थ मंत्री है, अर्थ मंत्री थे, उनको बजट के बारे में सब जानकर, जिस तरह से उन्होंने 10 बार राज्य का बजट रखा है, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, आज क्या बोलेंगे इनको? इनको पता है ये राज्य में आने वाले नहीं है। उनका घोषणा पत्र देखिए, ये खाली पहले से कांग्रेस की राजनीति रही है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस वाले बोलते रहते, इसके लिए इसके ऊपर भरोसा राज्य की जनता को नहीं है, देश की जनता को नहीं था। इसके लिए देश की जनता ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो बने नरेंद्र जी मोदी जी, इनके ऊपर विश्वास रखा और प्रधानमंत्री बने। और राज्य की जनता जो है महाराष्ट्र राज्य की, ये महाराष्ट्र राज्य की जनता महायुति गठबंधन के ऊपर विश्वास रखती है और आप देख लेना ये महागठबंधन ही आने वाला है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं, मेरी 2 सभाएं हैं, माफ करना, प्रचार में हूँ, फिर भी मैं एक सवाल का जवाब और दीजिए मदनी साहब। छोटा सवाल है, आप लोग जो है बीजेपी में योगी जी ने जो नारा दिया है उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं आप लोग, जो योगी जी के नारे का, तो आप लोग मतलब उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे उनका, उनकी जो दोहरी रणनीति है उसके बारे में हम बता रहे। हम विरोध नहीं, विरोध तो उन्होंने किया, लाडली बहन योजना नहीं, योगी जी ने जो नारा दिया है बटेंगे वाला, उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ सभी जाति धर्मों को साथ में लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बटेंगे कटेंगे इस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ का वातावरण राज्य में बहुत अच्छा है और यहाँ पे छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर इनकी विचारधारा को लेकर चलने वाला ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे ये विचारधारा ही चलेगी और ये विचारधारा महायुति के साथ में, महायुति गठबंधन को ये राज्य में ठीक है आने वाले इलेक्शन में इनके हाथ में सत्ता आएगी। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है महायुति में इस नारे को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद है। रामपाल जाट जी, राजनीति महाराष्ट्र की बहुत बिखरी हुई है, बहुत सारा जो है बहुत बड़ा राज्य है और चूंकि बहुत सारे उसमें क्षेत्र हैं, विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वोट बैंक है पार्टियों के और वहां पर अजीत पवार की पार्टी योगी जी के नारे का विरोध करती है। कहीं कहीं पर सीएम पद को लेकर दोनों ही गठबंधनों में जो है एका नहीं है। आपको लगता है जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो किस नेता को चुनने वाली है, कौन सीएम बनने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ना कोई पार्टी स्पष्ट करने को तैयार है? नवीन जी, ये प्रश्न इन पार्टियों से अभी भी अनुत्तरित है और अनुत्तरित होने का कारण है
इन पार्टियों में आपस में एक राय नहीं होना, और एक राय नहीं होने के कारण से ये अपनी अपनी भाषा बोलते रहते हैं। चाहे गठबंधन के सदस्य है, उस गठबंधन में रहते हुए भी अपनी भाषा बोलते हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो पार्टियां, राजनीतिक दल, इनका 5 वर्ष का कार्यक्रम होता है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। अभी तो उनके कार्यकर्ताओं में निष्ठा ही नहीं है। कौन कब किस पार्टी में आ जाएगा, कौन कब किस पार्टी में चला जाएगा, कौन कांग्रेस का कौन बीजेपी का, ये पता नहीं लगता। यहाँ तो मुख्यमंत्री रहने के बाद वही बदलते रहते हैं, मतलब साधारण कार्यकर्ता के बाद छोड़ दो। इसलिए पहला काम हर राजनीतिक दल को करना चाहिए कि वो अपने निष्ठाओं के लिए जिए। आज तो पार्टियों में निष्ठाओं के लिए जीने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, निरंतर उनकी संख्या घटती जा रही है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कौन चुनाव जीत सकता है? तो चुनाव जीतने के नाम पर किसी भी पार्टी का वो कार्यकर्ता हो, चाहे वहां का पदाधिकारी हो, चाहे वहां का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसको अपनी पार्टी में ला लेते हैं और वही मुख्यमंत्री बाद में दूसरी पार्टी में चला जाता है। ये जो निष्ठाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है सभी राजनीतिक दलों ने, ये वातावरण ऐसा है जिसके कारण से भ्रम उत्पन्न होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। इसलिए इन पार्टी को पहला काम तो ये करना चाहिए कि जब ये राज्य में नहीं हो, जब चुनाव नहीं हो, तो 5 साल तक अपने अपने पार्टियों में अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे। और ये हर राजनीतिक दल का धर्म है कि 5 वर्ष वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए, लोगों को ट्रेनिंग दे, उनको समझाए, उनकी विचारधारा क्या है, उसके लिए उनका मन तैयार करे। ये काम तो सभी राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया। इसलिए अब केवल और केवल राजनीति रह गई सत्ता प्राप्त करने की। कौन राज प्राप्त करे, कैसे ही करो, ये इनके प्रकार है। ये जो लाइन चली है, इसके कारण से जनता में तो भ्रम उत्पन्न हुआ ही है, इन्हें खुद भी भ्रमित रहते हैं। इसलिए कब कौन किसका साथ छोड़ जाएगा, कब कौन किसको ज्वाइन कर लेगा, इनको खुद को आपस में पता नहीं होता। ये क्या मुख्यमंत्री का निर्णय करेंगे दोनों गठबंधन। इसलिए दोनों गठबंधनों में मैं पहले आ जाऊं और अच्छा गप गप, बुरा बुरा, थू थू, इस नीति पे चलते रहते हैं। इसलिए न ये गठबंधन न वो गठबंधन, दोनों नहीं कह पा रहे हैं कि अभी ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए अभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और जब कुछ हो जाएगा तब कह देंगे हमने तो ऐसा ही कहा था। इसलिए दोनों तरह की भाषा, ये द्विअर्थी भाषा बोलते हैं और द्विअर्थी भाषा कारण से जनता में भ्रम ही पैदा होगा। तो भ्रम पैदा करने का काम भी ये राजनीतिक दल करते हैं कि अच्छा हो देश के भले के लिए। ये इस ढंग की भाषा छोड़े, इस ढंग का व्यवहार छोड़े, जहां भी इनकी निष्ठा है जिस पार्टी में अपनी निष्ठा सिद्ध करे। आज तो इनकी निष्ठा किसी के प्रति है ही नहीं, पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है। इसलिए जो एक पार्टी से जीतता है दूसरी पार्टी में जा मिलता है। तो ये जो मिलने का, आने का, जाने का क्रम है, इसमें लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। आप देखिए पिछली बार कर्नाटक में जिन्होंने दल बदला वो चुनाव जीत गए, मध्य प्रदेश में जिन्होंने दल बदला वो चुनाव जीत गए। इससे फिर लोगों को लगता है कि तो ऐसे ही चलेगा। इसी जो भ्रम की स्थिति है, जब पार्टी खुद ही निष्ठावानों को आगे नहीं बढ़ाती, केवल चुनाव जीतने के नाम पर किसी को भी आगे बढ़ाती रहती है, इस कारण से भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। तो और एक अभी जो बात आई, हालांकि वो विषय नहीं है, अभी आपने जो विषय लिया यह चुनावी घोषणा पत्रों का, लेकिन जिस ढंग की अभी टिप्पणी दोनों तरफ से की गई, अरे भाई कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और उसकी हत्या किसी ने भी की हो तो हमारे लिए, सबके लिए वो विचारणीय विषय है। इस कारण से ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि वो रक्षा नहीं कर पाए, ये गलत चीज है। और गांधी के जिसके बारे में कई बार कहा जाता है उनकी हत्या का केस तो कोर्ट में चला था, उसको कई कोर्ट में करेंगे। इसलिए ऐसी बातें इनसे इनको बचना चाहिए और अपनी अपनी पार्टियों की निष्ठाएं ये इनको स्थापित करनी चाहिए। कार्यकर्ता निष्ठावान पैदा करना चाहिए, उससे ही भ्रम पैदा कम होंगे। बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है रामपाल जी, इसकी वजह से बहुत राजनीति गड्ढ हो गई। गुफरान जी कुछ कहना चाहते हैं? गुफरान जी बोलिए, समय कम बचा है। जी नवीन जी, बचते हुए अभी प्रवक्ता महोदय बातें कर रहे थे, दोनों विषयों पर जवाब नहीं दिया कि बाबा सिद्दीकी जी की हत्या क्या फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, महाराष्ट्र की वो चोरी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और दूसरा ये कि वो कह रहे थे
कि आपके आचरण ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से को भी आप ये शिकायत, कहाँ तो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कहाँ तो इस देश में इस तरह के नारे दिए जाते थे कि आवाज तो हम एक है, और इस तरह के नारों के बीच में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे का नारा देती है, और वही एक आप ही के गठबंधन के नेता उसका विरोध करते हैं, और आप भी इसमें बटे हुए हैं। तो बांट कौन रहा है? खड़गे जी ने भी बताया बांट कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी बांटती है, धर्म के नाम पर, क्लास के नाम पर, जातियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी देश को बांट रही है, और इसीलिए देश को बांटकर और 2-4 लोगों को फायदा पहुंचा रही है। यही धारावी में महाराष्ट्र में अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा ने जो प्लान बनाया था वो सामने आया था। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी यही कर रही है, जिस तरह से आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीन रही है। ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। झारखंड की बात फिर अगले शो में करेंगे। महाराष्ट्र पे आपकी बात आ गई है गुफरान जी। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति वादों की बौछार है और किसके वादे पे जनता भरोसा करेगी ये समय बताएगा, लेकिन सभी दल और गठबंधन बहुत सारा कंफ्यूजन लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब ये कैसे दूर होगा, बहुत कम समय बचा है, देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्म जितना ही वक्त थोड़े से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।